अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। अच्छा, इतनी अच्छी खबर एटलीस्ट फॉर पीपल हु लिव हियर इन कराची एंड इन सिंध। बहुत सारी कल खबरें आई हैं ना जब आपने शुरू किया ना कि इतनी अच्छी खबर। इतनी अच्छी खबर ये वाली है ना। अच्छा, ये वाली खबरें तो हमें पता ही है क्या है, और वो तो कल से चल ही रही है, उस पर भी तबसरा हो जाएगा। बारिश, हमारे यहाँ बारिश नहीं होती तो अब हो गई ना। रात गए कहा जाएगा, नहीं रात गए हमारे लिए थी, प्रॉब्ली बहुत से लोगों के लिए तो अभी शाम रात शुरू ही हुई थी। अराउंड 10 o'clock हमारे इलाके में बारिश शुरू हुई। पहले हल्की बूंदाबांदी कनिया पड़ी और उसके बाद बादल खुलकर बरसे और काफी देर तक बरसे। और ना सिर्फ प्लेसेस जहाँ तेज बारिश हमारी तरफ, अक्सर हमारे यहाँ बारिश होती है तो वो ड्रिजल टाइप होती है जिसको हम बारिश कह के अपने दिल को बहला लेते हैं। तो ये कल इट वाज एक्चुअली गुड। और फिर आज सुबह जब हम काम पे वी वर कमिंग टू वर्क तो काफ़ी जगह आपको पता है ना पडल्स वगैरह फॉर्म हो जाते हैं, और उससे पता चलता है कि ये बारिश तो ज़रा ज़्यादा ही हुई थी। और बारिश शहर के मुतअद्दिद इलाकों में हुई थी क्योंकि कराची इतना बड़ा है, इसलिए एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि अगर एक इलाके में भी बारिश हो जाएगी तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मुतअद्दिद इलाकों में तूलो अर्ज में शहर के बारिश हुई थी। लेकिन वो अच्छी खबर की जो मैं बात कर रही थी वो यही है, वो ये थी कि आज भी फोरकास्ट है बारिश का, और फिर हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब को भी हल्की बारिश की तवक्को है। और ना सिर्फ कराची में बल्कि सिंध की साहिली पट्टी और इसके अलावा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का बताया जा रहा है कि होगी। सो हम आपको प्रिसाइसली बता देते हैं कि कराची में तो चलें बारिश होगी ही इंशाअल्लाह, आज भी तवक्को है, फिर वीकेंड पे भी तवक्को है, लेकिन जुमे और हफ्ते के रोज़ भी हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। कराची, सखर, लाड़काना, मीरपुर खास, नवाबशाह बनती है कि नहीं? हाँ, खबर अच्छी बनती है बिल्कुल। जेकबाबाद, कश्मीर समेत में दीगर इलाकों में बादल बरसने की तवक्को है। उधर पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। मरीगलियात में बर्फबारी है, उसके भी विजुअल्स हैं हमारे पास। ये आ गए। वाओ। अच्छा, इस पर हम जरा मजीद बात भी करेंगे क्योंकि इस वक्त तो हम थोड़े से स्टंड हैं। हमारे लिए ये विजुअल्स जो हैं काफ़ी अरसे से बर्फ नहीं देखी ना, लाइव तो देख के बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। It looks very nice. Anyway, तो इसमें भी हम बात करेंगे कि बर्फ जो है, बात करेंगे। महकमा मौसमियात से हमने इसलिए भी रब्ता करना है कि भाई बताएं, अब इलेक्शन इज अराउंड द कॉर्नर, मौसम कैसा होगा इलेक्शन के दिनों में। हाँ, वो भी एक इम्पोर्टेंट मामला है ना। अच्छा, अच्छी खबर अब हो गई साइड पे, अब हम बाकी खबरों हाँ, बाकी सियासी मामलात हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। साइफर केस का फैसला आ गया है और बिल्कुल इलेक्शन से बस एक हफ्ते पहले ही आया है। बानी PTI को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा हुई है। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब इलेक्शन बस अराउंड द कॉर्नर है। कहा जा रहा है कि फैसले के सियासी असरात होंगे, सियासत पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों असरात होंगे। बाज़ लोगों का ख्याल है कि फैसले से PTI की हमदर्दियाँ एज एन जो उन्हें हमदर्दी का, सिंपैथी का वोट मिलेगा, उन्हें सियासी फ़ायदा मिलेगा। दूसरों की राय ये है कि अब चूँकि इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने का कोई चांस नहीं है, इसलिए उनका वोटर मायूस होगा और वोट नहीं डालेगा। बहरहाल तहरीक इंसाफ ने फैसले को मुस्तरद करते हुए अपील में जाने का ऐलान किया है। जजमेंट को हम इंशाल्लाह चैलेंज करेंगे और मुझे कोई शक नहीं है कि क्योंकि इंसाफ के तकाजे दूर दूर तक पूरे नहीं हुए बल्कि उनकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं, इसलिए यकीनी तौर पे ये अपील जो है वो सक्सेसफुल होगी। ये महज एक सियासी बुनियादों पे किए गया केस था। अपील का फैसला एक है, उस सजा को सस्पेंड करना, जमानत पे आ जाना, और उसको टाइम बीइंग के लिए सस्पेंड कर देना। ये दोनों चीज़ें, जो सजा सस्पेंशन होती है वो जमानत होती है, वो अर्जेंट बेसिस पर होती है। मैक्सिमम भी होगा, जमा कराएंगे दूसरे दिन लग जाएगी, तीसरे दिन लग जाएगी, और उसके बाद नोटिस अगर करते हैं तो हफ्ते 10 दिन या मैक्सिमम 15 दिन में उसका डिसीजन आ जाता है। हम जैसे ही फैसले की नकूल मिल जाते हैं इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी अपील तैयार करके फाइल करेंगे। ये तो हर सूरत जो है ये कदम होना चाहिए क्योंकि ये तो ट्रायल ही नहीं था, ये मिस ट्रायल था और इस हर तरह के बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई थी। इस किस्म का ट्रायल सस्टेनेबल नहीं है। मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त इंतखाबी मुहिम में पूरी तरह सरगर्म नजर आती है, फैसले को हक और सच की फतह करार दे रही है। हारूनाबाद में जलसे से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने अदालती फैसले को दुरुस्त करार देते हुए कहा कि बानी PTI ने कौमी राज फाश करके कौमी सलामती को दाव पर लगाया। मरियम नवाज ने PTI को सियासी जमात मानने से इनकार किया। सारा कुछ जो है वो हमारा जो नुकसान हुआ उस सारा जो गम दुख में सह गया कोई, लेकिन सहने के बावजूद मैंने कोई कौमी राज फाश नहीं किया, खुद पर जुल्म बर्दाश्त किया, जख्म सहे,
लेकिन पाकिस्तान पे जख्म नहीं लगने दिया मैंने। और ये शख्स जैसे इसको इक़्तिदार जाता हुआ नजर आया, इसने पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान पे हमला किया, नतीजा आज देख रहे हैं जो अदालत में आया है। इसके अपने लोग इसको छोड़कर चले गए तो इसने साइफर का ड्रामा रचाया, मुल्क की सलामती से खेला। तो ये जुर्म जो है ये संगीन जुर्म है, कोई मजाक नहीं है। क्या सियासी जमातें अपने मुल्क पर हमला कर देती हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अब मुकाबले में कोई और नहीं रहा। आप चाहें या ना चाहें, खान साहब अब इलेक्शन से आउट हो चुके हैं। अच्छा जी, ऑब्वियसली होना क्या था, इमरान खान और शाह महमूद को कैद बामुशक्कत का फैसला सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड करता रहा और ऑफ कोर्स देयर वर सो मेनी ओपिनियंस और राय, सब कुछ तो होना ही था। तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से वाज़े किया गया कि मुल्कगीर एहतजाज के बजाय कानूनी जंग जारी रखी जाएगी, जो कि एक्चुअली मौजूदा सियासी हालात में देखें तो ये एक समझदारी का तकाजा है। सर्टेनली है। और वैसे आई वंडर कि 9 मई के बाद नहीं, they are not going to take that risk anymore. They are probably never going to take that risk. No, and that ये मौजूदा सियासी हालात में समझदारी का सर्टनली, जैसे आपने कहा कि तकाजा है। हम राय लेते हैं इस पे ज़रा, और हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट सुहेल बड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा इस फैसले के असरात, और मज़हर अब्बास साहब भी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। बड़ाइच साहब, सबसे पहले तो वही सवाल जो सब कर रहे हैं कि भाई साइफर केस का फैसला तो किसी हद तक मुतवक्के था ही, उसके कानूनी प्रोसीडिंग्स किस तरह चलाई गई उस पर सवाल ज़रूर उठाया जा सकता है, लेकिन टाइमिंग भी इसकी बहुत दिलचस्प है। अब ये बताएं कि सियासी तौर पर पीटीआई को वोट ज़्यादा पड़ेगा, कम पड़ेगा? देखिए, जो होता है ना पार्टी का जो वोटर पक्का, इस दफ़ा चूँकि इलेक्शन ये हो रहा है कि पीटीआई के साथ कौन है और कौन पीटीआई का मुखालिफ है, यही इलेक्शन का अगर मेन पंजाब में देखा जाए तो सिर्फ इस एक वर्ड के ऊपर इलेक्शन हो रहा है कि पीटीआई के साथ कौन खड़ा है और उसके मुखालिफ कौन खड़ा है। तो जो पीटीआई का वोटर है वो तो उसके साथ खड़ा रहेगा, बल्कि उसकी और हमदर्दी बढ़ेगी। लेकिन इसका एक नुकसान ज़रूर होगा पीटीआई को कि कुछ जो लोगों का ये ख्याल है कि बावजूद सब कुछ के पीटीआई जीतेगी, तो वो जो फ्लोटिंग वोट होता है, जो जिसके साथ जो जीतने वाले के साथ होता है, वो फिर अब पीटीआई को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैसेज जाएगा कि भाई जिसको सज़ाएं हो रही हैं, जिस लीडर को, उसको इक़्तिदार में कौन आने देगा। तो ये इस जो फैसला है उसका मैसेज ये है। और 2018 में भी यही हुआ था कि चंद दिन पहले नवाज़ शरीफ को सज़ाएं मिली थी, और उसका भी मैसेज यही था कि ये नहीं अब इक़्तिदार में आ सकते, कम अज़ कम इस दफ़ा। तो इस दफ़ा भी वही मैसेज है डेफिनेट। अच्छा वराज साहब, तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इस वक्त सख्त दबाव का शिकार है बतौर जमात, इलेक्शन तक में नहीं, लेकिन अब भी वो सिस्टम के साथ हैं, इंतखाबात का बॉयकॉट भी नहीं किया। तो ये चीज़ें तो उनकी रेजिलियंस और उनकी तारीफ तो बनती है इस चीज़ में। डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर गौहर अली के आने के बाद तहरीक इंसाफ ने बड़ा मैच्योर बिहेव किया है। अपनी एक तो ये कोशिश की है कि बावजूद मुश्किलात के उन्होंने डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर जो है वो रहना है, और मुसलसल ये भी कोशिश की है कि रिकन्सिलिएशन की जाए। उन्होंने मुसलसल वो सारी बातें की हैं जो एक डेमोक्रेट को करनी चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का बावजूद इन मुश्किलात के पार्टिसिपेट करना इस मुल्क के लिए, तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए एक ट्रेनिंग है। और हमने यही देखा कि यही ट्रेनिंग मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और नवाज़ शरीफ ने भी की कि नामसाइद हालात के अंदर भी उन्होंने इलेक्शन लड़े और असम्बलियों में बैठे। पीटीआई ने भी इस बावजूद इसके कि उनके जो लोग हैं, उनके जो वोटर हैं, उनके शायद जज्बात बहुत भड़के हुए हैं और वो शायद ये फ़ैसले पसंद भी ना करते हों, लेकिन इसके बावजूद बहुत मैच्योर, बड़ी बालगुन नज़री से बैरिस्टर गौहर का कॉन्डक्ट और जो नई लीडरशिप जो आई है वो अपना ये केस इमरान खान तक पहुंचाने में और उनसे अप्रूवल लेने में कामयाब हुई है। मैं समझता हूं कि ये पीटीआई का एक नया दौर है जिसको ये सराहना चाहिए एज ए डेमोक्रेट कि वो डेमोक्रेसी के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, चाहे जैसे भी मामलात हों।
बिल्कुल ठहराव तो आया है बैरिस्टर गौहर ने जब से कमान संभाली है। अब ये बताइएगा बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कल मुस्लिम लीग नून ये भुगत रही थी 2018 के इलेक्शन, जिसको आप 2018 कहते हैं, 2018 के, वो सबको याद हैं। आज तहरीक इंसाफ, ये बहरहाल एक दायरों का सफ़र है जिसमें हमेशा फंसता सियासतदानी है, मगर इसके अलावा भी बहुत लोग हैं जो आइन शिकनी के मुर्तकब होते हैं। अगर ये सिलसिला ख़त्म करना है तो क्या तरीक़ाकार होगा? क्या किसी नए मीसाक़ जमहूरियत की ज़रूरत है या कुछ और किया जाए? देखिए जी, मैं तो बड़े अरसे से ये कह रहा हूँ कि ये जो दायरों का सफ़र है, एक दूसरे को मारने की ख्वाहिश है, एक दूसरे से इंतकाम लेने की ख्वाहिश है, इससे ना सिर्फ मुल्क का डेमोक्रेटिक सिस्टम तबाह हो रहा है बल्कि रियासत को नुकसान पहुंच रहा है। और इसका हल सिंपल है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो आपस में बैठ के डायलॉग करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो है उस पे अगर कुछ उसकी एक्सटेंशन की ज़रूरत है वो करें, या उसके अंदर कोई तब्दीली की ज़रूरत है वो करें। लेकिन ये बैठें, अब ये इमरान खान की भी ज़रूरत है। पहले इमरान खान साहब जो हैं वो पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे, ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। तो अब मेरा ख्याल है कि अब जो तहरीक इंसाफ के अंदर जो तब्दीली आ रही है उनको ये समझना चाहिए कि जब तक रूल्स ऑफ द गेम बेहतर नहीं होंगे, तय नहीं होंगे, और फिर आप सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो आप मुक़्तदरा के साथ भी मुज़ाकरात करें, सिविलियन स्पेस के लिए बात करें, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें। जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ की और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी, आपको स्पेस नहीं मिलेगी। तो स्पेस लेने के लिए आपको परफॉर्मेंस जो है उसको, और उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए तरीका यह है कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एनरिच करें, आप इकोनॉमिस्ट लाएं, आप डॉक्टर लाएं, आप प्रोफेशनल लाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें जो लोग सियासत में हिस्सा नहीं ले रहे उनको भी लाएं और उनको सियासत में जो है उनसे इस्तेमाल करें। सेहत महकमा सेहत के एक्सपर्ट्स लाएं, महकमा तालीम के एक्सपर्ट्स लाएं, बैरून मुल्क से लाएं, इन सब को अपनी पार्टियों में शामिल करके उनके थिंक टैंक बनाएं, पहले से पॉलिसियां बनाएं, ताकि जब आप आएँ हुकूमत में तो आपको कोई मुश्किल ना हो। आप उन थिंक टैंक्स पे जो पहले से लोगों में पब्लिसाइज्ड हों उनकी रिपोर्ट्स, उन पर अमल शुरू कर दें। दुनिया भर में ऐसे ही है, डेमोक्रेसी चलानी है तो यही तरीका है। That would be so ideal। बहुत शुक्रिया आपका वड़ायत साहब, बहुत शुक्रिया। वजह इसके कि आप अपने ही रिश्तेदारों में अहम मिनिस्ट्रियाँ बांटते रहें, और अहम मिनिस्ट्रियाँ एज इम्पॉर्टेंट एज फाइनेंस मिनिस्ट्री, और उसके बाद मुल्क डिफ़ॉल्ट के नहज पर पहुँच जाए और उसके बाद संभल भी जाए मामला, जिसका आप क्रेडिट भी लें, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ तक पहुँचाया या पहुँचा कैसे, वो भी तो एक सवाल है ना। हाँ, लेकिन दैट कैन बी सेड अबाउट अ लॉट ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल, जो अपने रिश्तेदारों को काफ़ी अकोमोडेट करते हैं। सो दैट इज़ आवर प्रॉब्लम। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ हैं। मज़हर साहब, कल साइफर केस का फैसला जो आया है वो ऑब्वियसली किसी हद तक मुतवक्के भी था, लेकिन बहुत से ओपिनियंस ये कहते हैं कि वो बड़ा रश्ड और हरीड ट्रायल रहा। क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे? जी शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा। देखिए, ट्रायल इन हेस्ट तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में रहे हैं। मुझे याद है मैं विटनेस था जो नवाज शरीफ साहब को 1999 में कू के बाद ट्रायल हुआ था, वो भी स्पेशल कोर्ट में ही ट्रायल हुआ था। और जिस वक्त वो वर्डिक्ट सुनाया गया था उस वक्त जज जो रहमत हुसैन जाफरी साहब थे, उनका बहुत से लोगों का जो वहाँ बैठे हुए थे इंडिपेंडेंट लोग, उनका ये ख्याल था कि जिस वक्त वो वर्डिक्ट सुना रहे थे तो उनकी आवाज़ चोक हो गई थी, क्योंकि उसमें बाकी सारे लोगों को बरी कर दिया गया था, सिर्फ नवाज शरीफ साहब को उम्र कैद की सज़ा हुई थी, जो बाद में स्टेट ने अपील की एनहांसमेंट फ्रॉम लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू डेथ सेंटेंस। जब ये ट्रायल हुआ, अभी आप देखें इस ट्रायल को, ये भी एक स्पेशल कोर्ट में हुआ, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इससे पहले बहुत सी बातें होती रही हैं कि हमारे मुल्क में ऐसे कवानीन हैं जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे, उनको हमने यहाँ पर। अगर आप एक पैटर्न देखें, जिस तरह आपने अभी अब्दुल्ला खुद भी कह रहे थे, पैटर्न देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म सज़ाए मौत, नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म उम्र कैद, इमरान खान वज़ीर आज़म 10 साल। इस मुल्क में आइन तोड़ने वालों को कितनी बार सज़ा हुई? इस मुल्क में ये जो चीज़ें, इन चीज़ों को जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो पॉलिटिकल माइंड रखने वाले लोग हैं,
वो इसे हमेशा पॉलिटिकली ही देखते हैं ऐसे ट्रायल्स को। वो कभी भी ऐसे ट्रायल को जुडिशरी नहीं देखते, एक रूल ऑफ लॉ के तहत नहीं देखते, क्योंकि हमारे यहाँ जुडिशरी इतनी पोलराइज्ड है। आप ये बताइए, हम यहाँ सियासतदानों को ही बार बार मैं कहता हूँ उनको ही उस कसौटी पर परखने की बात कर रहे हैं, उन्हीं की सज़ाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने 90 की सियासत के बाद एक माहौल देखा कि दो बड़ी जो सियासी जमातें हैं उनमें मीसाक़ जमहूरियत हुआ और ये फैसला हुआ कि भाई कोई भी अगर चोर दरवाजे से आने की कोशिश करेगा तो उसके लिए दरवाज़ा अब दोनों बड़ी सियासी जमातें बंद कर दी जाएंगी। फिर इमरान खान साहब आते हैं और वो तमाम मामला तहस नहस करते हैं, अपनी तर्ज और अपनी नौयत की वो सियासत करते हैं और दोबारा से उन्हीं हलकों को दावत देते हैं कि आइए लेट्स रन द शो टुगेदर, जिनके बारे में इन दो बड़ी सियासी जमातों ने फैसला किया था। तो फिर अब आज उन्होंने प्रॉब्ली सबक सीख लिया है, कैसे ये मामला हल होगा? देखिए अब्दुल्ला और हुमा, मैं चूंकि बहुत सी चीज़ों का विटनेस रहा हूँ, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, क्यों हुआ था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2002 में जब मुशर्रफ साहब ने इलेक्शंस कराया तो इमरान खान साहब भी ये समझे थे कि बस अब उन पर हाथ रख दिया जाएगा और चौधरीज भी ये समझे थे कि बस उन पे हाथ रख दिया जाएगा। उस मीटिंग के विटनेसेस जो हैं वो बताते हैं कि जब इमरान खान जो है वहाँ बैठे हुए थे और वहाँ गए थे महराज मोहम्मद खान साहब के साथ, तो उस वक्त मुशर्रफ साहब के दाएं जानिब जो है वो चौधरी शुजात बैठे हुए थे, उस वक्त जनरल एहतशाम ज़मीर बैठे हुए थे और इमरान खान उस वक्त शौक रह गए जब उनसे कहा गया कि आपको भी एक नशिस्त दी जाएगी इसमें। और बाकी जो उनको ये बताया गया कि चूँकि मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करना है लिहाजा हम चौधरीज़ को सपोर्ट करेंगे इसमें, इतना ब्लेटेंट तरीके से। तो नवाज शरीफ साहब आउट हो गए और उस इलेक्शन में बेनज़ीर भुट्टो के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए। तो दोनों को जब आउट कर दिया गया तो उस बैकग्राउंड में कि 90s में ये दोनों आपस में लड़ते रहे, दोनों को फिर रियलाइज हुआ और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के से पहले दोनों ने ये एडमिट किया कि हम एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हुए और फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ 2006 में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नवाज शरीफ साहब अपने एक इत्तेहाद में चले गए और बेनज़ीर भुट्टो ने जो है वो कहते ही हैं कि थ्रू अमेरिकन जनरल मुशर्रफ से दोबारा मुज़ाकरात शुरू कर दिए। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो वहीं रह गया, क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बड़ी बेसिक शिकों में ये शामिल था कि हम इस्टेब्लिशमेंट से अब गुफ्तगू नहीं करेंगे। और उसके बाद वो ब्रेकअप हमने नज़र आया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का 2007 में, यानी एक साल भी वो नहीं रह सका। बेनज़ीर भुट्टो ने खुद जो NRO हुआ था उसको उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि मुशर्रफ ने जब उनसे कहा कि आप 2007 में, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन उसी वक्त हो रहे थे, कि आप वापस ना आएँ, इलेक्शन के बाद वापस आएँ, तो शी रिफ्यूज। और जब वो आई तो हमने देखा 18 अक्टूबर हुआ और फिर बाद में 27 दिसंबर हुआ। उसके बाद भी एक उम्मीद थी जब नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान बुरबन में एक एग्रीमेंट हुआ और बुरबन में ये कहा गया कि हाँ जजेस को फ़ौरन बहाल कर दिया जाए। और उस असेंबली का, उस पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी में भी मैं बैठा हुआ था जब ये ऐलान हुआ कि जजेस को रिहा कर दिया, बहाल कर दिया जाएगा, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इस चीज़ को ड्रैग करते गए और वो इत्तेहाद टूट गया। फिर नवाज शरीफ साहब को लॉन्ग मार्च करनी पड़ी। लॉन्ग मार्च के नतीजे में एक मरतबा फिर आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान जब मुज़ाकरात हुए तो कौन गारंटर लाया गया? उन्होंने जरदारी साहब ने कहा कि जी गारंटी कौन देगा इसकी? तो जनरल कियानी को लाया गया। जनरल कियानी के तो ये हमारे यहाँ जो इस वक्त भी हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स, इस वक्त कल आपने नवाज शरीफ का रिएक्शन देखा, कल आपने बिलावल भुट्टो का रिएक्शन देखा, इससे पहले जब नवाज शरीफ को सज़ा हुई थी उस वक्त इमरान खान का रिएक्शन हमने देखा, उससे पहले जब बेनज़ीर भुट्टो को आउट किया गया था उस वक्त हमारे यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स ये रियलाइज ही नहीं करते कि आज की सज़ा पे जब उसको वो वेलकम करते हैं तो वह वैसी ही सज़ा जब उनको मिलती है, What goes around comes around as well. यही पाके, और इसी वजह से आपकी पॉलिटिक्स आगे नहीं बढ़ रही। तो हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की नहीं, चार्टर ऑफ पॉलिटिक्स का एग्रीमेंट होना चाहिए। हमें एक चार्टर तय करना चाहिए और उसका मैकेनिज्म भी बनाना चाहिए कि उसमें अमल कैसे किया जाए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की सारी शक्लें उठे लेकिन अमल नहीं होता, तो वहीं की वहीं वो चार्टर वहीं रह जाता है, वो वहीं सवाल रह जाता है। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से पहले एक डॉक्यूमेंट और भी है हमारे यहाँ,
जिसे हम 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बैठे तो उसको डिस्कस तो करें। इस तरह भी सोहेल साहब को मैं सुन रहा था कि इमरान खान साहब ने आप किसी से मुज़ाकरात करते हैं तो आप अपनी आइडियोलॉजी से पीछे नहीं हटते। आप जो है वो जो पॉलिटिक्स ऑफ पॉसिबिलिटीज होती है उस पर आप बात करते हैं, इश्यूज रिलेटेड बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब के पास जब ये दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे थे तो नवाज शरीफ इमरान खान के घर गए थे जी, बनी गाला गए थे बात करने। तो मेरे ख्याल में आपकी अपनी अपनी पोजीशन पर रहते हुए भी मिनिमम पॉइंट्स एजेंडे पर बात की जा सकती है, लेकिन इस तरह का स्पेशल कोर्ट्स के जरिए इस तरह का ट्रायल इन प्रिजन, इसको अगर पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स हेल करेंगे, माजी में भी यही गलती की थी, आज भी ये गलती करेंगे। पार्टी नहीं टूटती, पॉलिटिक्स नहीं खत्म होती, ये फेज है, ये फेज भी निकल जाएगा। इसका दो तरह का आगे क्या होता है, लेकिन सर्टनली उन्होंने अपील का फैसला किया है और क्लियर फ्लॉज हैं जिस तरह से ट्रायल चलाया गया है। सिर्फ वही अपील नहीं कर सकते अब्दुल्ला, एन मुमकिन है कि स्टेट भी अपील करे, क्योंकि स्टेट ने जो मैक्सिमम जो है वो पनिशमेंट मांगी थी, तो ये भी इम्कान है कि स्टेट भी इन्हेंसमेंट ऑफ सेंटेंस की तरफ भी जा सकती है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि ट्रायल का फैसला अल्टीमेटली क्या होता है, हाई कोर्ट के लेवल पे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे क्या होता है, लेकिन क्या पॉलिटिक्स। बट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, दिया बहुत बहुत शुक्रिया। और वो अपील करती है नहीं करती है, लेकिन पीटीआई ने तो ऐलान कर दिया कि वो तो अपील में जाएंगे ही, डेफिनेटली जाएंगे। अच्छा, अब समथिंग वेरी सीरियस जो सब कुछ हो रहा है और इसके बारे में हमने बात करनी है। मुल्क भर में खवातीन को हरासा करने के अफसोसनाक वाकयात जो हैं हम आए रोज़ सुनते रहते हैं, और बाज़ारों, दफ्तर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दीगर अवामी मुकामात पर ख़वातीन को हरासा करने की शिकायत जो है क्या कम तकलीफ दे थी कि हमने देखा कि स्ट्रीट हरासमेंट में भी इजाफा हुआ है। पिछले दिनों कराची में पे दर पे ऐसे वाकयात हुए कि ख़वातीन घरों से निकलते हुए डरने लगी। कई मुल्ज़िमान कैमरे में तो आए लेकिन कानून के हाथ ना आ सके। ये मुझे बड़ी अजीब बात लगती है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ CCTV? नज़र आ रहे होते हैं लेकिन उसके बाद गायब हो जाते हैं, पकड़े नहीं जाते। और हालांकि हमारे कानून के मुताबिक इस जुर्म पर 3 साल कैद या जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं। पता था आपको? कुछ पकड़े भी जाते हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं पकड़े जाते। बिलाशुबा सजाएं ऐसे वाक़यात की रोकथाम में मदद दे सकती हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि इस काबिल नफ़रत जुर्म के ख़िलाफ़ माशरे में अवेयरनेस पैदा की जाए, शऊर उजागर किया जाए। शऊर बहुत से मामलात को प्रॉब्ली सॉल्व करने में मदद दे सकता है। जिस तरह की मुझे लगता है डोमेस्टिक वायलेंस में भी जहाँ सजाएं डिटरेंस क्रिएट करेंगी, वहाँ शऊर भी, वहाँ रिलीजियस स्कॉलर्स का रोल भी बड़ा अहम होगा। आगाही की हर कोशिश और मुहिम का साथ दिया जाए जिससे इस शर्मनाक जुर्म की हौसला शिकनी हो। पिछले दिनों कराची में स्ट्रीट हरासमेंट के खिलाफ बाइकथॉन साइकिल रैली निकाली गई जिससे बड़ा सराहा गया है और रहनुमाम एक गैर सरकारी तंजीम आहंग ने किया था। अब वक्त सर्टनली है कि ख़वातीन को हिरासा होने से बचाने के लिए जिससे जो हो सकता है उसमें वो अपना हिस्सा डालें। आमना लतीफ़ हमारे साथ हैं जो कि ऑर्गेनाइज़र हैं इंसदाद हरास की रैली जो कि हुई थी। आमना, वेलकम टू आवर शो। आमना, ग्रेट आइडिया, हाउ डिड इट कम अबाउट? मतलब आप भी तंग आ गई थी ये सारी खबरें हरासानी की सुन के। एवरी डे वी हियर सो मच। First of all, thank you guys for inviting me. It's a real pleasure to be here and talk about this. And मैं थोड़ा सा आहंग का बैकग्राउंड देते हुए फिर आपको थोड़ा बाइकथॉन के बारे में बताना चाहूँगी। आहंग एक NGO है जो कि पिछले 30 साल से जेंडर इश्यूज पे काम करता है। हम लोग ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं और वो जो सारे अनकम्फर्टेबल टॉपिक्स होते हैं जैसे बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी, कम उम्री की शादियाँ, हम इसके खिलाफ ट्रेनिंग्स देते हैं, बेसिकली प्रिवेंशन ट्रेनिंग्स। तो हमने कहा कि अब सोशल मीडिया इज टाइम फॉर सोशल मीडिया, और हमने कहा कि हम एक कैंपेन क्यों ना लॉन्च करें कि किस तरह से हम ये दिखाएं कि देखें जेंडर स्टीरियोटाइप्स एग्जिस्ट इन सोसाइटी, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल होते हैं कि लड़कियों की जगह किचन में है, उनको पढ़ाई ना करने देना, उनको स्कूल ना जाने देना। तो हमने ये सोचा कि लेट्स क्रिएट सम काइंड ऑफ बज़ अबाउट दिस। तो हमने वी गॉट साइकिलिंग ग्रुप्स। कराची में आपने शायद देखा होगा सुबह सवेरे, स्पेशली संडे और वीकेंड्स पे साइकिलिंग ग्रुप्स निकलते हैं, उसमें बहुत सारी लड़कियां भी होती हैं। इट्स सच अ प्लेजर, सच अ प्लेजेंट सरप्राइज टू सी देम। पिछले कुछ सालों में ये हम ज्यादा देख रहे हैं एंड इट इज डेफिनेटली अ वेलकम सीन। So then we thought कि let's get them all together and हम इनको we made them cycle from Metropole to बाग इब्न कासिम जो कि सीरियो पर है।
और we got together and we basically issued a press release कि भाई this is an issue, this is a social evil और इसकी तरफ हमें निशानदेही करनी चाहिए। इसका मसला ये है कि जितना हम लड़कियों को सेग्रीगेट करेंगे, जितना उनको घरों पे रखेंगे, उतना ही वो पब्लिक स्पेसेस क्लेम करने में उनको मुश्किल होगी। तो we need to get the girls out and have them more comfortable with public spaces। अच्छा, हम ना आपसे बात जानना चाहते हैं कि इस तरह की अब अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलती हैं। मुझे लगता है कि पहले की निस्बत लड़कियां शायद ज़्यादा पब्लिक स्पेसेस क्लेम करने की एटलीस्ट कोशिश कर रही हैं। बाजार में आप जाएंगे और ऐसे ही किसी लड़की को हाथ लगा के गुजर जाएंगे तो वो लड़की आगे से रिएक्ट करेगी। प्रॉब्ली पहले ऐसा नहीं होता था। सो इन इस रिएक्शन की वजह से या अवेयरनेस की वजह से आपको लगता है कि तब्दीली भी आना शुरू हुई है? कहीं कहीं मर्द जो है वो अब डरता है, वो जरा हाथ पीछे कर लेते हैं अपने। आई वुड से कि रिपोर्टिंग बढ़ गई है, प्रॉब्लम शायद उतना ही एग्जिस्ट करता हो, लेकिन रिटेलिएशन और इदारों में फॉर एग्जांपल वर्कप्लेस हरासमेंट है, तो अब बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो कि वर्कप्लेस हरासमेंट एक्ट जो हमारा 2010 का है उसकी ट्रेनिंग्स रोल आउट कर रहे हैं कि आपके साथ इदारों में जो भी कुछ हो रहा है, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स वी आर मेड टू, हम इतना इंटरनलाइज कर चुके हैं इस मसले को कि हम खुद भी चाहते हैं कि नहीं ऐसा हुआ नहीं होगा, गलती हो गई होगी, लेकिन छोटी छोटी चीजें जो है ना, माइक्रो अग्रेशंस दे बिल्ड अप, जैसे कोई सेक्सिस्ट कमेंट, सेक्सिस्ट जोक्स, एंड देन जस्ट सेइंग कि oh it was just a joke। As far as street harassment is concerned specifically, we're not just talking about obvious acts जैसे groping or leering or catcalling, we are also talking about forced conversations। एक लड़की को आपसे बात नहीं करनी, don't engage in conversation with her if she doesn't want to talk to you। Even a forced conversation is a sort of harassment, something that makes her feel uncomfortable। कितनी सारी लड़कियां पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेती हैं और रोजाना इस मसले से गुजरती हैं, एंड देयर हरासर्स आर आल्सो द सेम, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती, कह नहीं पाती। हम भी ये कैंपेन्स बहुत ही सोच समझ के चलाते हैं, क्योंकि एक दफ़ा हमने एक ऑडियो स्टोरी बनाई थी और हमने सोचा रेडियो पे चलाएं, तो हमें फोकस ग्रुप हमने डिस्कशन किया था विद यंग गर्ल्स एंड दे सेड कि ये ना चलाएं तो बेहतर है, क्योंकि ये हमारे बाप और भाई सुनेंगे तो फिर हमें स्कूल और कॉलेज नहीं जाने देंगे। तो ये दिस इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम, राइट? तो एक इट्स नॉट अ वेरी सिंपल अप्रोच। अच्छा, हम ना जी ये भी बताइएगा फाइनली कि ये जैसे रैली निकाली है या फिर बहुत लोग इस किस्म की कुछ कोशिशें करते रहते हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, फ़र्क पड़ता है ओवर द ईयर्स जितना आप काम कर रही हैं? आपको लगता है कि इससे इट्स मेकिंग अ डिफरेंस? हुमा, इट्स अ ड्रॉप इन द ओशन आई थिंक, लेकिन आई बिलीव एंड वी हैव इवैल्यूएशंस, तो इम्पैक्ट तो है। साहिल एक और एनजीओ है जो कि हर साल क्रू नंबर्स रिपोर्ट पब्लिश करता है, तो उन्होंने ये बताया कि रिपोर्टिंग बढ़ गई है, तो दैट्स अ साइन ऑफ थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ है, लेकिन पॉपुलेशन भी उसी हिसाब से बढ़ रही है, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि एक्चुअली इफ इट्स इन द राइट डायरेक्शन, बट अवेयरनेस तो क्रिएट करना हमारा काम है, सो दैट्स व्हाट वी डू। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर द एफर्ट्स दैट यू ऑल आर मेकिंग। आमना लतीफ़ और इस किस्म की, सॉरी गले में कुछ फंस गया था मेरे, बट डेफिनेटली मौके पे हम ब्रेक ले लेते हैं, आप अपना गला क्लियर करें। अच्छा जी, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने आयरलैंड को 3 विकेटों से हराया है। द टीम इज डूइंग प्रीटी वेल। पहले बैटिंग करते हुए आयरिश टीम 181 रन बनाकर आउट हुई। उबैद शाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। आमिर हसन भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अली रजा और अहमद हसन ने भी 2-2 शिकार किए हैं। पाकिस्तान ने हदफ 44वें ओवर में ही पूरा कर दिया और अहमद हसन की नाकाबिले शिकस्त 50 भी हुई इसमें। और क्या हुआ हुमा? अच्छा, ये मैं आपको वैसे ही बताना चाहती हूँ, ट्रिविया, उबैद शाह जो हैं वो नसीम शाह के भाई हैं। जी बिल्कुल, शाह बरादरान भी हैं और भी बहुत सारे हमारे जानने वाले लोग हैं जो खेल रहे हैं। बच्चे एक्चुअली जानने वालों के बच्चे और भाई और सम्मान। सुपर 6 मरहले में पाकिस्तान का अगला मुकाबला होगा हफ्ते को बांग्लादेश। इंशाल्लाह वो भी जीतेंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे। अच्छा जी, एक और भी खबर थी इसी के हवाले से। कहना चाहते हैं कि साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि कप्तानी का फैसला कर लें, कप्तान 2-3 साल के लिए अनाउंस करते हैं तो पाकिस्तान टीम के मसले हल हो जाएंगे। फॉर्मेट्स का एक ही कप्तान हो, आप समझ ही लें वो किसकी तरफ कह रहे होंगे। वैसे पता नहीं किसकी तरफ, नहीं हमें तो कुछ पता ही नहीं है। साथ ही हम ब्रेक भी ले रहे हैं, पता नहीं कौन है उनका जानने वाला।